नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, मित्रों और परिवारजनों में भी शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने की बात कहें, क्योंकि ये आपका चैनल है, जनता का चैनल है, आवाम का चैनल है। जनता की आवाज को सब तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। सिटीजन्स वॉइस शो आपका शो है और आपका समर्थन हमें कारगर साबित होगा। हम किसी आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते, सिर्फ चाहते हैं कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज जो दो मुद्दे हम शेयर करेंगे या बात करेंगे, जिन पर एक तो सतपाल मलिक जी पर बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे राहुल गांधी की जो रेवलेशंस थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। उसके बाद रेवलेशंस क्या क्या है, उसके बाद किन लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं और किस तरीके से सरकार उसको डील कर रही है। तो पहले सतपाल मलिक जी पे बात करेंगे। सतपाल मलिक जी गवर्नर रहे 5 स्टेट के, बिहार के, मिजोरम के, जम्मू कश्मीर के। और उसके बाद जब उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि किस तरीके से जब वो जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे, तो उस समय पर आपके राम माधव जी, जो इंडिया फाउंडेशन के भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और आरएसएस में सीनियर लीडर हैं, वो उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि ये 2 फाइलें आप साइन कर दीजिए और 150 करोड़ रुपए आपके पास पहुंच जाएंगे। तो वो फाइल साइन करने से मना कर देते हैं, वो नाराज होकर चले जाते हैं और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर गवर्नरशिप से हटा दिए जाते हैं। 5 स्टेटों का गवर्नर, 2 बार के राज्यसभा एमपी, 1 बार के लोकसभा एमपी और 1 बार यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य, कोई भी सरकार की तरफ से उनके अंतिम संस्कार में पहुंचा नहीं, सिर्फ राहुल गांधी आए। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। उनके समाज में भी बहुत सारा रोष है और इसी के एवज में एक राजस्थान यूनिट की भारतीय जनता पार्टी के एक्सपेल्ड लीडर हैं, स्टेट स्पोक्स पर्सन कृष्ण कुमार जानू, उनको 6 साल के लिए एक्सपेल कर दिया गया है। उन्होंने किस बयान पर उनको एक्सपेल किया गया, पहले मैं आपको बयान सुनाता हूं, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सतपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार के तिरस्कार की प्रकाष्ठा की गई है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने, जो आज का नेतृत्व है, आडवाणी जी के साथ जो किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ जो किया, प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ जो किया, संजय भाई जोशी के साथ जो किया, आदरणीय वसुंधरा जी के साथ जो किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के साथ जो किया, कठपुतली बनाने की जो कोशिश भाजपा का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व है धरातल पर मजबूत नेताओं के साथ कर रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है और पार्टी बहुत गलत दिशा में इस सारे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ रही है। लोग चुप क्यों हैं समझ में नहीं आता। अरे भाई, बीजेपी के जाट नेता अगर उस कौम से आते हैं जो कौम सनातन की विसंगतियों के खिलाफ, और उस समय जब संचार का और जानकारी का इतना साधन नहीं था, तब भी गुरु नानक देव के साथ हो गए थे, जाम्बोजी महाराज के साथ हो गए थे, दयानंद सरस्वती के साथ हो गए थे, तो फिर आज अन्याय के खिलाफ बोलने में उन कथित जाट नेताओं, जनप्रतिनिधियों की जबान तालू से क्यों चिपक रही है? जिस प्रकार का अपमान सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार के समय सरकारों की ओर से देखने को मिला है, संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार तक नहीं किया गया है, ये इस बात का संकेत है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और एक नेता के भय में इस प्रकार का आचरण कर रही है।
और जाट वो जाट नहीं है जो भय से ग्रसित होकर अपने सिद्धांत से समझौता करे। विगत दिनों हमने उपराष्ट्रपति का जिस प्रकार का अपमान हुआ, ठीक है उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, लेकिन राज्यसभा में उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, उनकी फेयरवेल पार्टी नहीं हुई। ये सरकार का अहंकार नहीं तो और क्या है? और सरकार के अहंकार से टकराना जाट का संस्कार है, और जो जाट अपने संस्कार से विमुख हो गया वो कैसा जाट है? और ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जाट अगर चुप रहते हैं तो लानत है उन पर। वो पार्टी के चमचे कहला सकते हैं, कौम के सरदार नहीं, कौम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं। इसलिए एक बार फिर मैं उनको आह्वान करूंगा और चुनौती दूंगा कि गलत के खिलाफ बोलने की जाट की परंपरा को बंद नहीं करें। ये पद, ये प्रतिष्ठा उनको भी मिली थी, जगदीप धनखड़ जी को भी मिली थी, सतपाल मलिक जी को भी मिली थी, लेकिन उनका जो अंतिम समय में हस्र पार्टी द्वारा किया गया, सरकार द्वारा किया गया है, वो उनकी अतिरिक्त चापलूसी का ही परिणाम था। आप सब भी सजग रहें, अगर चापलूसी के रास्ते पर चलते रहे तो वही सम्मान, वही अपमान आपके हिस्से भी आ सकता है। इसलिए न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलें, न्याय के साथ खड़े हों, यही पर्याप्त संदेश है। जय हिंद। किशन कुमार जानू जी ने कहा कि जो भी जाट नेता भारतीय जनता पार्टी में है वो ये जान लें कि जो हर्ष सतपाल मलिक या अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी के रेजिग्नेशन को लेकर हुआ, उन नेताओं का भी वही हाल होगा अगर वो चापलूसी करते रहे। सच के साथ खड़े हों और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी रखें, क्योंकि जाट वो कौम है जो गुरु नानक के साथ भी खड़ी थी, दयानंद सरस्वती जी के साथ भी खड़ी थी और हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ती रही है। सतपाल मलिक जी की बात करें तो 24 जुलाई 1946 में जन्मे, 5 अगस्त 2025 को उनका देहांत होता है और उनके दाह संस्कार में राजकीय सम्मान भी उनको नहीं दिया जाता है। 5 स्टेटों के वो गवर्नर रहे, बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय। और 19th गवर्नर ऑफ मेघालय वो थे 18 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2022 तक। 18वें गवर्नर वो गोवा के रहे 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक। 10वें गवर्नर जम्मू कश्मीर के हैं जिसमें आर्टिकल 370 का जो मसौदा था वो भी साइन किया था, 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक। और गवर्नर ऑफ उड़ीसा एडिशनल चार्ज उनके पास था इन ऑफिस 21 मार्च 2018 से 28 मई 2018 तक। 27th गवर्नर वो रहे बिहार के 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक। मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा 89 से 91, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा 1980 से 1989 और उसके पहले वो यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में 1974 से 77 अपना वो मेंबर भी रहे लेजिस्लेटिव असेंबली की, और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 80 और 86 से 89 उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की। 9th लोकसभा में अलीगढ़ से 89 से 91 वो चुनाव जीतकर भी जनता दल से आए। तो इतनी शख्सियत का मालिक जब राजकीय सम्मान का बारी आती है, जब उसकी अंतिम यात्रा आती है तो सरकार से एक आदमी भी नहीं आता, तो कितनी निर्कुंज सरकार है ये आप जान सकते हैं। इसी बात को किशन कुमार जानू जी ने कहा, उनको पार्टी से 6 साल के लिए एक्सपेल कर दिया गया। बीजेपी के स्टेट डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरपर्सन ओंकार सिंह लखावत ने शो कॉज नोटिस सर्व किया था और जून 20 को उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा था। ये उनके जो ये कहा जा रहा है कि जो उन पे एक्शन लिया गया है इस वीडियो के बाद लिया गया है, पर ये बताया जा रहा है कि उनके पहले जून के कोई कमेंट्स थे हर्षिनी कुलारी की अपॉइंटमेंट को लेकर, उस पर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ऊपर। पर ये बड़ा क्लियर है कि सतपाल मलिक के साथ खड़े होने की वजह से उनको ये जोखिम उठाना पड़ा और उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया। अब हम आते हैं राहुल गांधी के विषय पे। राहुल गांधी के विषय पे तमाम प्रतिक्रियाएं अब अलग अलग जगह से आ रही हैं। जो गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो अपनी रेगुलर डिबेट्स कर रहा है, राहुल गांधी से ये कह रहा है कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मान लीजिए कोई गलती त्रुटि पकड़ी गई तो उसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में ऑलरेडी शपथ ले चुका हूं एज मेंबर पार्लियामेंट, मैं ऑपोजिशन पार्टी का एलओपी हूं, मेरा काम है जो सरकार की त्रुटियां हैं उनको सामने करना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है उसकी जांच करना। जांच का विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय है, मेरे को एक असेंबली सीट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो बैलेट पेपर दिए गए वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं थे, स्कैन भी नहीं किए जा सकते थे। हमने फिजिकली चेक किया और 1 लाख वोट जो हैं वो हमने पाए कि गलत तरीके से पड़े हैं। उसका पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया, किस तरीके से वो 1 लाख वोट पड़े हैं और किस किस लोगों को पड़े हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें उजागर की और जो उन्होंने नंबर दिया उस नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा
कि देखिए डुप्लीकेट वोट जो है 11,965 है, फेक और इनवैलिड एड्रेसेस जो हैं वो 40,000 हैं, बल्क वोटर्स सिंगल एड्रेस पे 10,452 हैं, इनवैलिड फोटोज 4,132 हैं, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6 जिसमें 33,692 वोटों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा इस तरीके की चीजें हरियाणा में भी हुई हैं। ये वोट चोरी जो है हरियाणा की 8 सीटें इसी गैप की वजह से मात्र 22,789 वोटों के गैप से जो है वो हारे, जबकि 2 करोड़ वोटर थे। तो कितना सेंसिटिव इशू है जब एक असेंबली में 1 लाख वोट जो है वो जाली पाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ था, उसमें 25 सीटें 33,000 के कम मार्जिन से जीती थी और 25 सीटें उनके लिए मोदी सरकार के लिए जरूरी थी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारी जो शिकायतें थी उनको नजरअंदाज किया और जिस तरीके से महाराष्ट्र में आखिर में वोट डाले गए, कोई भीड़ नहीं थी, पर वोटिंग परसेंटेज सीधा ही 55% से जब 66% हो जाता है तो हमको लगता है कि कुछ गलत हुआ है। और उसके बाद उन्होंने इसी की जो डिस्ट्रॉय की एविडेंसेस उसकी बात की, किस तरीके से डिजिटल वोटर रोल्स नहीं दिए जा रहे, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जब हाई कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है उसके बावजूद भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जाती है। सीईसी जो राजीव कुमार उस समय के थे वो कहते हैं कि इतने सारे घंटे अगर किसी को वीडियो फुटेज देखनी पड़ेगी तो बहुत सारा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, वो हमारा काम है देखना या ना देखना। तो अब रियल प्रॉब्लम जो आ गई है वो ये आ गई है कि देश की राजनीति अब एक आस्था का विषय बन गई है और एक ऑटोक्रेटिक राजनीति हो गई है जिसमें जो राजा चाहेगा वही उसके वजीर करेंगे, वही उसकी लोग करेंगे। डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं, जो इस तरीके से डेमोक्रेसी को चलना चाहिए उस तरीके से वो डेमोक्रेसी नहीं चल रही। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे अमेरिका में ट्रंप की जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो जिस तरीके से रिपब्लिकन्स को हाईजैक करके बगैर कांग्रेस से कुछ भी अप्रूवल लिए कभी वो टैरिफ लगा देती है, कभी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कभी कोई फैसला कर देती है, कभी कहती है ग्रीनलैंड हमारा है, कभी कहते हैं पनामा कनाल हमारा है। तो इस तरीके के जो नेमेसिस है, इस तरीके के जो काम ट्रंप कर रहे हैं उसी तरीके से मोदी साहब भी यहाँ पिछले 11 साढ़े 11 साल से इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपकी मेड़ तोड़ के नीलगाय आपके खेत में घुस जाए और आपका सारा चारा खा जाए और उसके बाद वो कहे कि भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरा काम है चारा खाना, आप अपनी मेड़ बांध के रखिए ताकि मैं अंदर घुस न सकूं। तो वैसे ही कुछ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मानने वाले लोग ही डेमोक्रेसी में बिलीव करेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन मानते ही नहीं, जब देश की राजनीति जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है, देश की पार्लियामेंट जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है उस पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, असंवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट के काम में दखल देंगे। जब आप डिबेट मांगेंगे बिहार एसआईआर पर तो कहेंगे डिबेट जो होगी वो अब नया आईटी लॉ आ रहा है उस पर डिबेट होगी। जब आप मांगेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर तो वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। अब देखिए 21 अगस्त से पहले आपको फॉर्म जमा कराने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार एसआईआर से हटके अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लग गया। क्योंकि बिहार एसआईआर में आपने देखा किस तरीके से 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म जो है 20 दिन में भरे गए। उसमें आईडी प्रूफ लगे नहीं लगे, फोटो लगी नहीं लगी, साइन हुए नहीं हुए, किसने फॉर्म भरा। ये सारी बातें जो है एक चर्चा का विषय है, पर सरकार वो चर्चा करना नहीं चाहती और उस चर्चा के बदले वो सिर्फ ये कह देती है, आपको देशद्रोह का नारा दे देती है। आज एक और बात हुई। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब कहते हैं कि हमने 5 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के गिराए और उसके साथ एक अवैक्स सिस्टम भी गिराया जो उन विमानों को बियॉन्ड विजुअल रेंज के लक्ष्य बता रहा था कि कहां हमारे विमान उड़ रहे। अगर आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की, आपने उनके 6 विमान गिराए, तो आप इस बात को आज कर रहे हैं। ये सारा मामला 6, 7, 8 मई का है और आज आप इस पे बात कर रहे हैं 9, 10 अगस्त को, 3 महीने बाद। तो 3 महीने बाद ये खुशखबरी देने का नौबत क्यों आई कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑपोजिशन पार्टी आड़ो हाथों ले रही है तो आप एयर चीफ मार्शल के थ्रू ये कहलवा रहे हैं। आप खुद इस पे जवाब नहीं देना चाहते ऑपरेशन सिंदूर पर। तो ये सरकार का जो दोगलापन है उसको दर्शाती है और ये दिखाती है कि सरकार किस तरीके से पीछे छुप रही है। कभी आर्मी के पीछे छुप जाती है, कभी 80 करोड़ लोगों को फिर राशन देने के पीछे छुप जाती है, कभी जनधन अकाउंट का ढोक लपेटने लगती है कि 55 करोड़ हमने जनधन अकाउंट खोले। तो इस तरीके से सरकार जो है लोगों को बेवकूफ बना रही है और लोग अब बेवकूफ बनना नहीं चाहते। कैरेक्टर काउंट करता है।
आप कंजर्वेटिव हैं, आप डेमोक्रेट हैं, आप लिबरल हैं, आप बीजेपी पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, पर आपका कैरेक्टर तो कम से कम एक सही होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनको करना चाहिए। मोदी साहब के जितने भी भाषण आपने सुने होंगे, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ। अब तो लोगों को बिलीव होना भी हट गया है कि क्या उनको ट्रस्ट किया जा सकता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जितनी भी सिविल सोसाइटी को छोड़कर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी पर अब प्रश्न चिन्ह लगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब संसद आवारा हो जाती है, तो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को थी। ईवीएम पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ कि आप ईवीएम को, वीवीपैट की पर्ची को देने का प्रावधान करें, यहां तो इलेक्टोरल रोल ही जो है वो टोटली फज्ड है। तो ईवीएम तो बहुत छोटी सी चीज नजर आती है। इस हफ्ते की बात करें तो भारत पर ट्रंप साहब ने 50% का टैरिफ लगा दिया। पहले ब्राजील पे लगाया, फिर हम पे, भारत पे लगा दिया। अब ब्राजील को वो उन्होंने धमकी दी कि जो उनके पहले उनके प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, उनको आप छोड़ दीजिए। हालांकि वो उनके ऊपर केस चला है राइट्स कराने का, वो जेल में है। उनकी जो लोकल कोर्ट्स हैं, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने सजा सुनाई है। तो ट्रंप साहब कौन होते हैं उनके कामों में दखल अंदाजी देने वाले? और फिर उन्होंने 25% टैरिफ इंडिया पे भी लगा दिया, क्योंकि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदता है, तो इसलिए भारत पर भी उन्होंने वो लगा दिया। अब बात यह आ जाती है कि इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है, तो 25 साल का जो एफर्ट है भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना, उनके साथ सौदा करना, बिजनेस करना, वो सब एक ही बार में वो पानी पानी कर देते। तो इस तरीके की चीजें हैं। और राहुल गांधी ने ठीक यही बात जो है वो की है कि जिस तरीके से देश की राजनीति सिर्फ मोदी साहब और अमित शाह साहब चला रहे हैं, और उनके नीचे अदानी साहब और अंबानी साहब चला रहे हैं। तो चार आदमी इस देश को रूल कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि देश किस तरफ जा रहा है, अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ क्या वार्ता करनी चाहिए, आपका ब्रिक्स में आपकी पोजीशन क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पोजीशन क्या है। आप अपनी विदेश नीति को ले लें, आप अपनी आंतरिक सुरक्षा ले लें। पहलगांव अटैक आपने देख लिया, पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुआ, उरी भी हुआ, पठानकोट भी हुआ। आतंकवादी घटनाओं को आप रोक नहीं पाए, और फिर जब आप पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, तो 4 दिन की लड़ाई में आपको पीछे हटना पड़ता है, आपको सीजफायर लेना पड़ता है, जिसका सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ले जाते हैं। तो विषय ये भी आ जाता है कि क्या भारत में जो राजनीति चल रही है वो सही दिशा में जा रही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ ने एक बड़ी बात ये कही है कि जो रियल प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स में, वो यूज ऑफ रिलीजन है। मतलब आस्था जो है उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल स्कोर करने में किया जा रहा है, क्योंकि जो हिंदू रिलीजन है, जो प्रैक्टिस किया जाता है, प्रोफेस किया जाता है, वो करीब 81% लोगों की पॉपुलेशन पे कंट्रोल करता है, और वो सबसे ज्यादा टॉलरेंट है। अब इसमें दो भाग हो गए, एक हिंदू हो गया, एक हिंदुत्व हो गया। जो लोग हिंदुत्व से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं भाई हम हिंदुत्व वाले नहीं है। पर बात ये आ जाती है कि वो रोकने में भी सक्षम नहीं है उन लोगों को, जो राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पर दंगा करते हैं, गाय के नाम पर लोगों की हत्याएं करते हैं। तो हिंदुज्म कॉम्प्रिहेंसिव एक आस्था है, जिसमें सारे रिलीजन उसमें समावेशी भी हो सकते हैं और साथ साथ चल भी सकते हैं। हिंदुत्व का मतलब है एक्सक्लूजन, एक्सक्लूसिविटी, कि हिंदुत्व है तो वहां पे आजान भी नहीं हो सकती, वहां पे सिख भी खड़ा दिखाई नहीं दे सकता, वहां पे ईसाई भी अपने यसु मसीह या जीसस क्राइस्ट को याद नहीं कर सकता। तो ये जो इंटॉलरेंस की राजनीति है, ये कहीं ना कहीं देश को बर्बाद कर रही है, क्योंकि विविधता में एकता, अनेकता में एकता, यही भारत का नारा रहा है और भारत की आत्मा रही है। पर जिस तरीके से मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को टारगेट किया गया है, ये देश के विभाजन की ओर लेके जाता है। और इसमें बहुत सारे क्लेम जो हैं, कई जो मॉडरेट हिंदू हैं वो कहते हैं कि ये देखिए, हिंदुत्व जो है ये हिंदुज्म नहीं है, ये सनातन नहीं है। पर वो उसको रोकने में भी सक्षम नहीं है, तो उनको रोकने की सक्षमता भी होनी चाहिए। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप नौकरी पे हैं, आप काम करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो आप में क्षमता भी होनी चाहिए कि जो ये गलत प्रचार कर रहे हैं उन लोगों को रोकने में आप कैसे सक्षम होंगे। अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मास अपराइजिंग माना जा सकता है। जब उस समय आरएसएस का नेक्सस था, पर लोग खड़े हो गए कि करप्शन हो रहा है, 2G 3G कोल स्कैम, हालांकि बाद में वो चीजें सब झूठी निकली।
तो सीएजी के ऑडिट में क्या निकलता है और एक्चुअल में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज प्रूव नहीं हो पाई। तो जाहिर तौर पर वो एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, और जिसमें अन्ना हजारे को आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा था, और डिस्क्रिमिनेशन उसके बाद जब मोदी सरकार आती है तो डर, इंटिमिडेशन और डिस्क्रिमिनेशन, इन तीनों मुद्दों पर सरकार चलती है। उसमें निर्दोष लोगों की हत्या भी होती है, गाय के नाम पर और चीजों पे दंगे भी कराए जाते हैं। तो जो करंट रियलिटी है उसको समझने की बहुत जरूरत है। रिजीम अपनी लीगैलिटी को फियर, डिस्क्रिमिनेशन और निर्दोष लोगों को मार के अपना मकसद हल कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है। किसी को बोलने की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया है। कोर्ट द्वारा, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म, उसकी स्टोरी तो यह है कि अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी तभी कामयाब है जब आप उसको उजागर कर सके, आप में हिम्मत हो कि आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपके पास ये तथ्य हैं। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आपको बोलने की आजादी हो। अगर आपको बोलने की आजादी नहीं, जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगस्त 7 को बोला कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है, उन्होंने डायरेक्टली क्रेडिबल डेटा दिया। उन्होंने कहा कि एक असेंबली की अगर मैं डेटा को उठाऊं तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये सारा इलेक्शन फज्ड है। एक वोटर कर्नाटक में भी वोट कर रहा है, महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, बनारस में भी वोट कर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक ही बूथ पे, 4 बूथों पे, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही आदमी 4 जगह अलग अलग वोट कर रहा है। फॉर्म 6 भर के एक ही वोट 70 साल 75 साल की महिला का 2 जगह जा रहा है। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं। और ये भी स्टैब्लिश किया गया है ड्यू कोर्स में कि 1 लाख वोट जो है एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी माधेपुरा कर्नाटक में फ्रॉडुलेंट तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए की गई। और इतनी फिगर्स बड़ी हैं कि अगर एक विधानसभा को फिजिकली अगर चेक करें तो 6 महीने लगेंगे, तो फिर आप सारी लोकसभा को कैसे चेक कर सकते हैं? तो डिजिटल वोटर डेटा जो है देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व बन जाता है। और इसी से आप डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को वापस बहाल कर सकते हैं। इस इंटरेक्शन में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए ये चीजें उजागर हो गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई नरेशन नहीं है कि ये जो हम बोल रहे हैं वो झूठ है, तो जाहिर तौर पर आप फिर से इलेक्शन करवा दीजिए, क्योंकि ये सरकार असंवैधानिक हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। ये सरकार जो है वो गलत तरीके से चुनी गई है, तो उस पर चुनाव दोबारा कराइए। अब जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया भी कह देते हैं, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया भी कह देते हैं, वो अपना आराम से न्यूज कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहा है, डिबेट्स कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, पर वो सच बताने या राहुल गांधी की हुई बात का व्याख्यान करने से कतरा रहा है, क्योंकि उनके आका उनको एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, उनको बिजनेस देते हैं, उनका बिजनेस हट जाएगा। इस वजह से भी शायद वो परेशान है। इतना वास्ट नेटवर्क न्यूज चैनल्स का, न्यूज़पेपर्स का एक फसाड बना के बैठा है, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी दिखा रहा है कि हम मीडिया जो है वो फंक्शनल मीडिया है और एक फंक्शनल डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एंकर्स भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं, पर वो सब एक झूठ, एक फरेब है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने भाजपा से नहीं, चुनाव आयोग से जवाब मांगे थे। सवाल ये भी खड़ा होता है कि संबित पात्रा, किरण रिजिजू या भारतीय जनता पार्टी के जो और लोग हैं, उनको बयान देने की क्या जरूरत पड़ी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अगर पार्लियामेंट में डिबेट मांगते हैं ऑपोजिशन पार्टी वाले, तो उस पर डिबेट क्यों नहीं कराते? डिबेट करा दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिबेट कराने को तैयार नहीं होती, जब भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करें, वो उनके डिफेंस में उतर जाते हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। राहुल गांधी के आरोपों की जांच चुनाव आयोग को तुरंत करवानी चाहिए। ये पूर्व के मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का भी कहना है, एस एम कुरैशी साहब का, एस वाई कुरैशी साहब का भी कहना है, अशोक लवासा साहब का भी कहना है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक इनवैल्यूएबल सर्विस दी है डेमोक्रेसी को, ऐसा एन राम का कहना है। उनका कहना है कि गरीब, शोषित और मार्जिनलाइज कम्युनिटी को इस तरीके के सिस्टमैटिक फ्लॉज इलेक्टोरल प्रोसेस के उजागर करना बड़ा हिम्मत का काम है। अगर राहुल गांधी ने ये हिम्मत दिखाई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अपनी इंपार्शियलिटी या अपना न्यूट्रलिटी प्रूव करनी चाहिए। नहीं तो ये मान लेना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का ही
एक अभिन्न अंग बन चुका है। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स उनको देना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव वोटर रोल ऑडिटिंग होनी चाहिए, एनहांस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने मांगा डिजिटल डेटा दे दीजिए ताकि क्रॉस वेरीफाई हो जाए, टेक्निकल सेफगार्ड्स बिल्ट इन करने चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ट्रेल ईवीएम्स की भी होनी चाहिए, किस तरीके से ईवीएम्स को तो मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है वोट डलवाने के लिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो, सिंबल लोडिंग हो, स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्टोरल रेगुलेशंस हो, कंसल्टेशन विद पॉलिटिकल पार्टीज हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनता को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा से ऐड देता था, आपका मत का अधिकार है, 18 साल के युवाओं और युवतियों को तुरंत अपना मत के अधिकार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। घर घर जाके वो रजिस्ट्रेशन करते थे और अब तो वो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मांग रहे हैं, यानी कि अगर आप अपने मत का अधिकार यूज करने के लिए अगर आप अपना वोट बनाने जाएं तो पहले आप ये प्रूव करें कि आप सिटीजन हैं इस देश के कि नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, घर का मुखिया जो है राशन कार्ड दिखाता था और सबके नाम एंटर करा देता था। अब तो सबके पास आधार कार्ड है, तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में आधार कार्ड को क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड पहले से है तो उसका एपिक नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए। ऑल्टरनेटिव इरोजन ऑफ कॉन्फिडेंस जो लोगों में हो गया है, उसको इलेक्टोरल प्रोसेस को, ये दायित्व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है कि इस जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करें। और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब माल प्रैक्टिसेस हटेंगी, चुनाव जो है निष्पक्ष होंगे, जनता के द्वारा चुनी सरकार आएगी, तभी वो लोकतंत्र का या कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेगी। अगर अवैध तरीके से सरकार बनेगी तो ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेगी, ना वो संसद का सम्मान करेगी, और इसी तरीके से राजनीति चलती रहेगी। पार्लियामेंट में तो आपने 28,000 करोड़ रुपए खर्च करके सेंट्रल विस्ता बना दिया और संतों को लाके उसका आपने इनॉग्रेशन भी कर दिया, पर उसकी आत्मा कहीं ना कहीं आपने किसी कमरे में बंद कर दी। अब शायद लोगों का काम है उस आत्मा को जागृत करना, देश के लोकतंत्र को बहाल करना। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। सिटीजन वॉइस शो आप ही का शो है। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।